सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हम उन विषयों पर बातचीत करने का सिलसिला शुरू किए हुए हैं जो वर्ष 2022 के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे और 2023 के संदर्भ में भी अनुत्तरित से दिखाई दे रहे हैं। नया साल आने को है, पुराना साल जाने को है, पर ये कुछ मसले जो वर्ष 2022 में शुरू हुए 2023 में भी एक पहेली के तौर पर हमारे सामने है। इनमें से एक विषय है रूस यूक्रेन युद्ध। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया तो उसे युद्ध के तौर पर कहने से इंकार किया था। उसने ये कतई मानने से इंकार कर दिया था कि यह कोई आक्रमण है। उसने इसे विशेष सैन्य अभियान का तौर पर दर्जा दिया था। लेकिन दुनिया देख रही थी कि यह शुद्ध रूप से हमला है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया यह साबित हो गया कि यह रूस के द्वारा की गई एक आक्रामक कार्रवाई यूक्रेन के संदर्भ में और दोनों देश युद्ध विभीषिका के शिकार हो चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अधिकांश रक्षा विशेषज्ञ इस उम्मीद के साथ थे कि रूस जैसी ताकतवर ताकत के सामने यूक्रेन बमुश्किल कुछ दिन तक ही टिक पाएगा और इस युद्ध का नतीजा हफ्ते 10 दिन के अंदर ही सामने आ जाएगा। लेकिन आज हफ्ते 10 दिन की बात छोड़िए, 10 महीने होने को हैं और युद्ध अभी भी ना तो खत्म होने के कगार पर पहुंचा है और ना ही कोई नतीजा देने पाने की स्थिति में भी है। इन 10 महीने के अंदर लेकिन दुनिया ने बहुत कुछ खो दिया। रूस और यूक्रेन तो खो ही रहे हैं, पर इन दोनों की जंग में दुनिया भी बहुत कुछ खो रही है। रूस और यूक्रेन के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो तकरीबन 12,000 अरब रुपए के मुकाबले की धनराशि यूक्रेन की बर्बाद हो चुकी है इस पूरे हमले के दौरान। रूस भी तकरीबन 8,000 अरब रुपए बर्बाद कर चुका है इस युद्ध के दौरान। लेकिन पूरी दुनिया के संदर्भ में अगर बात करें तो पूरी दुनिया तकरीबन $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का नुकसान इस युद्ध के चलते उठा चुकी है, जिसे हम भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और यूक्रेन इस जंग के अंतर्गत आपस में मिलकर तकरीबन 2.5 लाख सैनिकों की शहादत दे चुके हैं। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने तकरीबन 90,000 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं रूस का दावा है उसने 1.5 लाख यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। पर जो तमाम रक्षा विशेषज्ञ वो इस आकलन के साथ है कि इस युद्ध में अब तक दोनों देश मिलकर 1,90,000 सैनिकों की कुर्बानी दे चुके हैं। मामला केवल इतना ही नहीं है। यूक्रेन की तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी ऐसी है जो इस युद्ध की विभीषिका से सीधे तौर पर जूझ रही है। 75 लाख लोग ऐसे हैं जो देश छोड़कर निर्वासित जीवन जीने के लिए शरणार्थी बनकर इधर उधर के देशों में भटक रहे हैं। वहीं 75 लाख आबादी ऐसी यूक्रेन में मौजूद है जो बुनियादी सुविधाओं को अब तरस रही है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी मोहताज हो रखी है। पिछले कुछ समय से रूस ने अपनी युद्ध की रणनीति बदलते हुए उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो जन सुविधाओं के केंद्र हैं। बिजली घर, पानी सप्लाई ऐसी जगहों पर को चिन्हित करके विशेष तौर पर हमले किए जा रहे हैं। आशय ये कि जेलेंस्की और यूक्रेन का मनोबल तोड़ने के लिए आम नागरिकों की सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। कपकपाती हुई सर्दी के बीच में रूस शायद इस रणनीति के साथ काम कर रहा है कि जब जनता हद से ज्यादा तकलीफों से गुजरेगी तो युद्ध के खिलाफ जेलेंस्की के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और रूस अपने मंसूबों को पूरा कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ नाटो और अमेरिका पूरी ताकत से ऐसे संसाधन यूक्रेन को उपलब्ध करा रहे हैं कि भूले से भी युद्ध खत्म ना हो जाए, जेलेंस्की कहीं पीछे न हट जाए, यूक्रेनी नागरिक कहीं सरेंडर ना कर दें। तो कुल मिलाकर यूक्रेन एक प्रयोगशाला बना हुआ है और उस प्रयोगशाला की कीमत दिनों दिन अपने सैनिकों की कुर्बानी और अपने शहरों के खंडर होते हुए देखने के साथ में चुका रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है। क्या 2023 में इसका कोई समाधान मिलेगा या अतीत में जिस प्रकार से तमाम युद्ध हमारे लिए पहेली बनकर सामने रहे हैं, रूस यूक्रेन भी उसी कगार पर है। जैसे अफगानिस्तान के संदर्भ में दशकों तक युद्ध चला, जैसे खाड़ी के देशों में अभी भी युद्ध कितने ही सालों से चला रहा है, क्या रूस यूक्रेन भी उसी राह पर जा रहा है या हम उम्मीद करें कि 2023 की सुबह किसी उम्मीद के साथ में आएगी जिसमें रूस और यूक्रेन एक शांतिपूर्ण वातावरण के साथ एक टेबल पर आ पाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, वो अभी अमेरिका यात्रा से लौटे हैं तो उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि हमें व्लादिमीर पुतिन की रूस संबंधी सुरक्षा चिंताओं पर विचार करना चाहिए और रूस को सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए, जिसके अंदर वो चाहता है कि 1997 वाली स्थिति में नाटो के देश आ जाएं तो शायद बातचीत के माध्यम से समाधान निकले।
तो इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश दुनिया के लिए महत्वपूर्ण इस विषय पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल के व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। अचंभा होता है कि यह विचार उस व्यक्ति का था। विचार और व्यवहार का अंतर शायद आप समझ पाएंगे। हमारा विचार सूत्र कहता है, आई नो द हॉरर्स ऑफ वार, नो गेन्स कैन कंपनसेट फॉर द लॉसेस इट ब्रिंग्स। मैं युद्ध की भयावहता को जानता हूं, इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कोई भी लाभ नहीं कर सकता। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर, जर्मन तानाशाह, जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था। उसके ये विचार युद्ध के संदर्भ में थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसने इस दुनिया के सबसे भयानक युद्ध के कारण पैदा किए। तो विचार कैसे भी रहें, व्यवहार में व्यक्ति क्या करता है, यह बात महत्वपूर्ण होती है। इसे अपने जहन में रखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ देश के पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रहे राज कादियान साहब खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय मसलों के जानकार प्रसिद्ध पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी भी हमारे साथ में हैं। साथ ही हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और साथ ही डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी भी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के तौर पर अपनी अलग पहचान रखते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम जनरल कादियान साहब से करेंगे और कादियान साहब से समझना चाहेंगे, क्या सैन्य ताकत के माध्यम से समाधान की कोई उम्मीद कादियान साहब आप देख पा रहे हैं? दोनों देश लड़ रहे हैं, दमदारी से लड़ रहे हैं। नाटो और अमेरिका की मदद से यूक्रेन हर कदम कोशिश कर रहा है अब आक्रामक होने की, और रूस है जो मानता नहीं, अपने हमलों को रोकता नहीं। थोड़ा रोशनी देंगे आप? हिमांशु जी, ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं है जी, ये रशिया और पश्चिमी देशों के बीच जी। शायद रशिया को पहले विचार भी नहीं आया होगा कि पश्चिमी लोग या नेटो की जो ग्रुपिंग है वो इतने एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो जाए जी। और यही वजह है कि लड़ाई अभी भी चल रही है, ये रुकने का नाम नहीं लेती। आज 295 दिन हो गए लड़ाई को, और अभी कोई समाचार जो हमारे पास आते हैं वो तो वेस्टर्न सोर्सेस से आते हैं ज्यादा। वो कहते हैं अभी भी रशिया ने अभी डिगिंग शुरू कर दी है, और जो 3 लाख सैनिक मोबिलाइज किए थे वो फरवरी तक तैयार हो जाएंगे, तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी वैसे ही, उसी घमासान से शुरू हो जाएगी जिससे पहले हुई। लेकिन आपने सही कहा कि लड़ाई में किसी का लाभ नहीं होता, लेकिन तीसरे देशों का लाभ हो सकता है, उसमें भारत भी शामिल है। हमको ऑयल सस्ते दाम पर मिल रहा है, भारत की नीति बिल्कुल निष्पक्ष रही है। हम तो हमेशा जो भी कोई रेजोल्यूशन आती है उसमें एब्सटेन करते हैं, किसी का साथ नहीं देते, और हमको बहुत फायदा हुआ है। ऑयल जो हमको मिल रहा है वो चीपर मिल रहा है। चाइना को फायदा होगा, उसको गैस चीपर मिलेगी, और भी देश का ही है जिनको चीपर, शायद ईरान को भी मिल रही है जी। तो यूक्रेन और रशिया का तो कोई फायदा होगा नहीं। रशिया की भी जो एक भ्रम था दुनिया में कि एक सुपर पावर है, उसमें कुछ कमजोरियां नजर आई हैं। कादियान साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा माफी के साथ में आपको, और आपसे समझना चाहूंगा, क्या आप बतौर सैन्य विशेषज्ञ इत्तेफाक रखते हैं कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है, या दरअसल यूक्रेन तो केवल एक नाम है, लड़ाई तो रूस और नाटो के बीच में हो रही है, जिसमें यूरोपियन देश और अमेरिका शामिल हैं। सैनिक यूक्रेन के, हथियार अमेरिका और यूरोपियन देशों के, और कुल मिलाकर रूस उनसे लड़ रहा है। विश्व युद्ध घोषित तौर पर नहीं है, लेकिन विश्व युद्ध के ही रूप में इसे देखा जाना चाहिए। क्या कहते हैं कादियान साहब? जी सवाल जी, मैं तो शुरू में कहा है कि लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं है जी। यूक्रेन तो युद्ध क्षेत्र है जी, नेटो का सामना रशिया से जी, और वो एक्टिव अपने सोल्जर इन्वॉल्व नहीं किए उन्होंने, लेकिन हर किस्म के हथियार दिए हैं, टैंक भी हैं, गने भी हैं, मिसाइल भी हैं, ड्रोन भी है, सब कुछ दिया है उनको। और रशिया एक तरफ अकेला लड़ रहा है, शायद ईरान ने कुछ ड्रोन दिए हैं, समाचार ये है जी। तो ये लड़ाई मेरा मानना है नेटो और रशिया के बीच में। तो फिर जाके हम, फिर मैं कादियान साहब आपकी पूर्व वाली टिप्पणी पर आता हूं, फिर हम क्यों माने कि रूस कमजोर पड़ रहा है, रूस सुपर पावर नहीं है? इतने देश मिलकर रूस के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और रूस मैदान में टिका हुआ है।
तो क्या ये जाहिर नहीं होता कि रूस एक ताकत है, बड़ी ताकत है? ये नाटो के सारे देश तमाम किस्म के हथियार उपलब्ध कराने के बाद भी रूस का मनोबल नहीं तोड़ पा रहे। नहीं, रूस बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कुछ कमजोरी उनकी जी पोल खुली, जैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम। जी अगर यूक्रेन के ड्रोन 300 मील अंदर जाके उनके 2 एयर बेसिस पर हमला कर सकते हैं, एंगल और दूसरे वाला, तो ये जाहिर है कि रशिया उनको डिटेक्ट नहीं कर पाया। जी दूसरा, जो अभी ग्राउंड की लड़ाई हो रही है उसमें रशिया का नुकसान ज्यादा हो रहा है, उनको पीछे भी हटना पड़ा है। जो 4 प्रांत जिनमें अंदर आए थे, जी उसमें नीचे वाले जो 2 है, खेरसों और जापोरिजिया, जी दोनों रशिया को नुकसान हुआ है। जो गेन पहले किया था उससे पीछे हटे। जी तो उत्तर वाले तो ठीक है, लोहांस्क दोनेत्स्क, लेकिन नीचे उन पर ज्यादा दबाव है। इसलिए मैं कह रहा था रशिया डटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो लड़ाई बंद भी नहीं करेगा। मिसाइल की कोई सीमा नजर नहीं आ रही कि कितने उनके पास। रोज जी रिपोर्ट आती है 100 फायर करती है, 150 करती है। मेरा मानना है रशिया अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसका शुरू ही यूं किया था कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाह रहा था, और एक रिटर्न गारंटी मांग रहा था अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्रीज से, क्योंकि नेटो जो 1990 तक सिर्फ 12 देश थे उसमें, आज उसमें 30 है, और यूक्रेन उसमें शामिल होने वाला था। जब यूक्रेन में नेटो के मिसाइल और गनें डिप्लॉय हो जाएगी तो रशिया की दहलीज पर आ गए वो। जी उसने शुरू से यही कहा है कि मैं सिर्फ वो एरिया कैप्चर करना चाहता हूँ जहां मुझे डेप्थ मिले। जी लोहांस्क दोनेत्स्क और ये 2 एरिया मैंने साउथ में जो बताया। जी तो लड़ाई बिल्कुल रशिया डट के लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ कमजोरियां है, एक उनकी जहाज बर्बाद हुई है, एक पर पुल पर हमला हुआ है जी इतने डिप्लॉयमेंट के बावजूद। वो कहीं ना कहीं जो रशिया की सुपर पावर का स्टेटस है उसमें थोड़ी सी खरोंच जरूर आई है, लेकिन लड़ाई कोई नहीं लगता है। जो वेस्टर्न समाचार तो रोज के पुतिन को कैंसर है, वो तो खत्म होने वाले हैं, बेहोश हो गए थे, गिर गए थे, ये पता नहीं कितने यकीन करने वाली बात है और कितनी प्रोपेगेंडा है। हाँ, लेकिन पुतिन को कैंसर या जो भी है, कुल मिलाकर अभी तो उसने पश्चिमी देशों की नाक में दम किया हुआ है, इसमें कोई इंकार नहीं है। लेकिन मैं वेद प्रताप वैदिक जी के पास चलना चाहता हूँ और वैदिक जी से इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर देखना चाहता हूँ। वैदिक जी क्या देख पा रहे हैं? क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि कुल मिलाकर हम जो शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दरवाजे पर पहुंचने की बात करते हैं, उसकी बड़ी भूमिका प्रस्तावों के संदर्भ में देखते हैं? क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ? 10 महीने से युद्ध चल रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाले लोग इस युद्ध को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए यथासंभव योगदान दे रहे हैं। इस विरोधाभास में वेद प्रताप वैदिक जी क्या कहते हैं? आपने हिमांशु जी शुरू में बहुत ठीक कहा जी कि ये युद्ध नेटो और रूस के बीच हो रहा है जी और मैं समझता हूं कि इस समय इस युद्ध को रुकवाने में सबसे बड़ी भूमिका दुनिया का कोई राष्ट्र कर सकता है। जी संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है जी तो भारत है। जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध जो बाइडेन के साथ और पुतिन के साथ भी, जी दोनों के साथ अत्यंत मधुर है, जिसको एक्सीलेंट कहते हैं। जी प्रयत्न भी किया है, मोदी ने दोनों से बात भी की है, 2-3 बार बात हुई है, हम लोग तटस्थ भी रहे हैं। मैं वैदिक जी बहुत विनम्रता के साथ, माफी के साथ बीच में रोकता हूं, आपका बड़ा सम्मान है, पर मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और उसकी बुनियाद आप ये बता रहे हैं कि मोदी जी के संबंध बहुत अच्छे जो बाइडेन से भी हैं, पुतिन जी से भी हैं। भाई हमें तो पता था कि हमारे संबंध बहुत अच्छे जो है शी जिनपिंग से भी है, मोदी जी के बहुत अच्छे अच्छे फोटो देखे। हम अपना मसला तो निपटा नहीं पा रहे चीन के साथ में, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम रूस और यूक्रेन के मसले का निपटारा करा देंगे। थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? हिमांशु जी, आप तो मेरे ही लिखे को बोल रहे हैं जी। आज ही मैंने लिखा है कि ये जो गलवान घाटी और बाद में तवांग का मामला है जी इस पर मोदी को शी से सीधी बातचीत करना चाहिए जी और मैं आपको ये बताऊं कि मोदी का या भाजपा का ये दुर्भाग्य है कि उसके पास ऐसे लोग नहीं हैं
जी कि जिनको वो भेज सके और जो गुपचुप उन प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री के बिहाफ पर बात कर सके। जी मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जी लेकिन भारत के कई प्रधानमंत्रियों की तरफ से ऐसे संकट के समय मेरे जैसे कई लोग जी पड़ोसी देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से मिले हैं, आतंकवादियों से मिले हैं और उन्होंने मामलों को ठीक किया है। जी मैं ये समझता हूं कि ये चीन के साथ जो झंझट हो रहा है ये भी कोई बड़ा झंझट नहीं है, जी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। जी लेकिन आपने मेरी बात पकड़ी है, जो आज मैंने लिखा है जी उसमें मैंने यही लिखा है, और यही बात मैं रूस और यूक्रेन के बारे में भी कहता हूं कि नरेंद्र भाई अगर थोड़ी पहल करें तो चीन का मसला भी हल हो सकता है और बातचीत से इन दोनों देशों को पास में लाया जा सकता है। नेटो कंट्रीज को आप देखिए, मैक्रोन ने कितना बढ़िया बयान दिया नरेंद्र मोदी के बारे में, जी बाइडेन कितनी तारीफ करते हैं और पुतिन कितनी तारीफ करते हैं। पुतिन कितनी बार भारत आ गए पिछले 7-8 साल में। जी मेरा निवेदन ये है कि भारत सरकार को थोड़ी सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए और जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि हम लोग यानी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो बड़ा विफल प्रधानमंत्री मानते हैं, कई मामलों में विफल हो गए वो, जी लेकिन नेहरू की भूमिका स्वेज के मामले में, कोरिया के मामले में कितनी जबरदस्त थी। जी उस समय के बजाय आज हमारी हैसियत बहुत बड़ी है। जी आज भारत भी एक छोटा मोटा, कम से कम साउथ और सेंट्रल एशिया का सुपर पावर है। जी आज भारत चाहे तो जो भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी उससे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी निभा सकते हैं। जी लेकिन सिर्फ नौकरशाहों की सलाह पे चलने वाली सरकार ये काम नहीं कर सकती। अपनी गांठ की बुद्धि भी होना चाहिए अपने पास, जी और बुद्धि न हो तो बुद्धि वालों से संपर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसा करे तो मैं समझता हूं कि भारत से बढ़िया कोई देश नहीं है जो यूक्रेन के मामले को हल भी करवा सकता है। तो ये तो वैदिक जी और बात हो गई भारत के संदर्भ में। थोड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के संदर्भ में भी तो टिप्पणी दीजिए। इस युद्ध को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से नाटो देश प्रयत्नशील हैं और यूक्रेन की बर्बादी की कीमत पर अपने मंसूबों को लगातार पूरा कर रहे हैं, यह सिलसिला रुकने के कोई आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? या जब यूक्रेन नाम का कोई देश रह ही नहीं जाएगा और रूस पूरी तरीके से खोखला हो जाएगा, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा? जी, आपने बात को इतने बढ़िया ढंग से कहा है कि उसी में से मैं सूत्र निकालता हूं। जी देखिए, अमेरिका को क्या फायदा है? जी अमेरिका का फायदा ये है यूक्रेन को बराबर हथियार और पैसा देने में कि एक तो हथियारों की परीक्षा होती रहती है जी कि जो हमने हथियार बनाए हैं वो बड़े बड़े जंग खा रहे हैं, अरे जी उनको इस्तेमाल करो, जी तो चलो यूक्रेन से इस्तेमाल करवाओ। जी फायदा अमेरिका का हो रहा है, नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। हथियारों के इस्तेमाल से हथियार बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा है, उनको पता चल रहा है कि हथियार काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जी दूसरा, नेटो कंट्रीज में जो अविश्वास अमेरिका के प्रति ट्रंप के जमाने में पैदा हुआ था वो भी घट रहा है। जी वहां आमतौर से लोगों को लगता है वाह वाह, अमेरिका अगर यूक्रेन की इतनी मदद कर सकता है तो कल अगर और दूसरे मुल्कों पे, जो पुराने चेकोस्लोवाकिया वगैरह है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, इन पर अगर कुछ किया रूस ने तो ये करेगा जरूर, अमेरिका मदद करेगा। तो अमेरिका की हैसियत अपनी बढ़ रही है और जो कचरे में पड़े हुए हैं हथियार उनका इस्तेमाल हो रहा है। अभी उन हथियारों का बड़े बड़े जंग खाने की बजाय तो अच्छा है मुफ्त में बांट रहे हैं और इस्तेमाल हो रहा है। जी दूसरी बात क्या है कि पुतिन के खिलाफ भी रूस में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जी ऐसे प्रदर्शन, मैं खुद रूस में रहा हूँ, वहां मैंने पढ़ा भी है, बाद में कई बार जाके पढ़ाया भी है। मैंने रूस में इस तरह के प्रदर्शन होते हुए कभी नहीं देखे जी जैसे आजकल पुतिन के खिलाफ वहां हो रहे हैं। तो पुतिन को भी अपनी दादागिरी कायम करना है, इसलिए वो लगे हुए हैं। और वहां भी यही है, इतने हथियार ज्यादा हो गए हैं, इतना उनके पास असला ज्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं तो उसका प्रयोग करना है। अफगानिस्तान में प्रयोग करके देखा, वहां फेल हो गए। उन्होंने और कई जगह प्रयोग करके देखे, वहां फेल हो गए। सीरिया वगैरह में भी किया उन्होंने, और जगह फेल हो गए। अब यहाँ कर रहे हैं यूक्रेन में, ठीक है, उससे नेतागिरी भी चमक रही है और पूरे पूर्वी यूरोप के देशों को भी पता चल रहा है। अच्छा, एक बात और है जी कि जो देश नेटो में शामिल नहीं हुए हैं उनको रूस का बड़ा भरोसा बढ़ रहा है कि देखो रूस कितनी मदद करता है। जी और
मैं समझता हूं कि देखिए जो यूक्रेन में पुतिन ने किया है, अगर आप ये देखें कि हम अगर रूस की जगह होते, पुतिन की जगह नरेंद्र मोदी होते तो क्या करते। जी अगर हमारे यहाँ भूटान ऐसा करे जो यूक्रेन ने किया, अगर नेपाल ऐसा करे जो यूक्रेन ने किया, मालदीव ऐसा करे जो यूक्रेन ने किया, तो भारत क्या करता। आप देखें कि चीन के साथ सांठगांठ करते हैं नेपाल के लोग, श्रीलंका के लोग, तो हमको परेशानी होती है कि नहीं। जी मैं समझता हूं कि जेलेंस्की ने भी जरूरत से ज्यादा कूटनीति चलाई, उनको नेटो से इतनी ज्यादा नजदीकी दिखाई नहीं देना चाहिए थी। जी धीरे धीरे करते और पुतिन को भी पटा लेते और पुतिन को कहते कि मैं तो आपके और बाइडेन या ट्रंप के बीच में एक ब्रिज बनूंगा, दोनों से दोस्ती कराऊंगा, दोनों के सद्भाव बढ़ाऊंगा, मुझे उनसे मिलने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, नेटो में जाने दीजिए। उनको ऐसी डिप्लोमेसी करना चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही बिल्कुल नॉन डिप्लोमेटिक ढंग से पेश आ रहे हैं, और ये पेश आना सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है यूक्रेन के लोगों के लिए। आपने इतने अच्छे ढंग से सारे आंकड़े बताए जी कि कितने लोग भाग रहे हैं, कितने हथियार लग गए हैं, कितने लोग मर गए हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और इसको रुकवाने के लिए सबसे बड़ी पहल अगर कोई देश कर सकता है तो मेरी राय में भारत कर सकता है। और भारत में हमारे पास ऐसे कूटनीतिज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऐसे विशेषज्ञ हैं जो प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों से भी ज्यादा अनुभवी हैं, जो वहां जाकर उन लोगों को समझा सकते तो हैं। वैदिक जी उनकी साहब की विफलताओं के संदर्भ में रेखांकित कर रहे हैं और भारत के संदर्भ में लेके अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ रहे हैं। वैदिक जी इस विचार के साथ है कि भारत चाहे तो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, बशर्ते सरकार की मंशा हो। हालांकि ये अलग बात है कि यूक्रेन के लोग ये बोल रहे हैं कि भारत जो सस्ता पेट्रोल रूस से खरीद रहा है वो दरअसल यूक्रेनी लोगों के खून की कीमत पर वसूल रहा है। एक इस प्रकार का वातावरण भी भारत के संदर्भ में पिछले दिनों में बना है। ये टिप्पणी किसी और की नहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री की थी। बहरहाल मुझे जाना डॉक्टर प्रमोद पाहुआ जी के पास में और ब्रह्मदीप अलूनी जी के पास है, लेकिन राज कादियान जी से मुझे एक सवाल करना है। और कादियान साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि युद्ध चल रहा है सेनाओं के बीच, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने में युद्ध लड़ रही हैं, और अचानक पता चला कि रूस ने आक्रमण करना चालू कर दिया है नागरिक सुविधाओं के ठिकानों पर, बिजली घर पर, पानी की सप्लाई पर, हॉस्पिटल्स पर। इस प्रकार के हमलों को बतौर सैन्य अधिकारी क्या मानते हैं आप? हारते समय की खींच होती है, कुछ और होता है, इसको क्या समझे हम? हिमांशु जी, मेरा मानना है कि रशिया की लैंड फोर्सेस में कमजोरी है जी। बहुत सारे हताहत हो गए हैं, नई रिक्रूटमेंट में टाइम लगता है। मैंने जैसे बताया कि फरवरी तक शायद 3 लाख और तैयार हो जाएंगे जी तो वो ये लड़ाई टेक्नोलॉजी से लड़ रहा है, जी वो मिसाइल से लड़ रहा है। अब यूक्रेन में अंडरग्राउंड शेल्टर बहुत है, वो तो कोल्ड वॉर के टाइम की बनी हुई है। जी तो आजकल जब भी मिसाइल अटैक होता है आदमी की कैजुअलिटी बहुत कम होती है। वो कहते हैं 70 मिसाइल फायर किए, 3 लोगों की मौत हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है, वो दबाव डालना चाहता है यूक्रेन जी कि ये लड़ाई बंद करे, बातचीत करे। रशिया ने भी बोला कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जी लेकिन यूक्रेन की तरफ से शर्तें आई थी कि पहले आप पूरे इलाकों से वापस जाएं, जिसमें 2014 में क्रीमिया में कैप्चर किया था, वो भी शामिल। वो तो नॉन स्टार्टर है। जब बातचीत होगी तो कंसेशन तो दोनों तरफ से दिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है जी लेकिन आप पहले ही ऐसी शर्त कि हम तो जब भी बात करेंगे जब आप 2014 से पहले की स्थिति बहाल करो, वो तो हो तो नहीं सकता। क्रीमिया और ये दोनेत्स्क वगैरह के एरिया जहां उनका कंट्रोल था वो तो वापस जाएंगे नहीं यूक्रेन। जी लेकिन रशिया की लड़ाई जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करी, जो उनको उनकी टैक्टिक्स है कि भाई हम आदमियों को तो मार नहीं सकते, जी वो तो सब शेल्टर में रहते हैं, तो हम ऐसी चीज बर्बाद करें जो ओवरग्राउंड है, जिससे पब्लिक पर दबाव आए और उनके जरिए वेस्टर्न कंट्रीज पर भी, नेटो पर भी दबाव आए। ये वजह हो सकती है जनता के बीच में दबाव इस बात का पैदा कराना कि जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार हो, रूस से बातचीत के लिए तैयार हो। इस रणनीति के तहत नागरिक सुविधाओं के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस आकलन के साथ में हमारे साथ में राज कादियान जी है। मैं ब्रह्मदीप अलूने जी के पास आना चाहता हूं। अलूने जी, 2 बातें आपसे समझना चाहता हूं। क्या यह रणनीति को ठीक माना जा सकता है? क्या इस प्रकार के हमलों से यूक्रेन के लोगों के मन में रूस के प्रति और घृणा का भाव नहीं बढ़ेगा?
क्या यूक्रेनियन लोगों के साथ 7 जन्मों की दुश्मनी की बुनियाद तो तैयार नहीं कर रहा है रूस? एक सवाल तो आपसे यह समझना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से। दूसरा आपसे समझना चाहता हूं कि बात दोहरी हो रही है, क्या वाकई पश्चिम के देश, यूरोप विशेषकर, इस युद्ध की समाप्ति के लिए कहीं कोई मंशा रखता है, या इधर उधर की बातचीत करके केवल एक मनोरंजन कर रहे हैं और चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन लड़ते रहें जब तक कि दोनों ही चुक ना जाए? जी हिमांशु जी, पहले तो हृदय से धन्यवाद। आपके साथ डिबेट में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे विषय होते हैं और विचार विमर्श भी बढ़िया होता है जी। देखिए, सबसे पहले तो ये हिमांशु जी मैं कहूंगा कि दुनिया बेलगाम है जी। जहां पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। जब तक विचारधाराओं की लड़ाई थी तब तक ये दुनिया बेहतरीन थी, फिर वो देवता और राक्षसों की लड़ाई क्यों नहीं हो, कम से कम एक विचार तो होता था। जब तक पूंजीवाद और साम्यवाद था तो बिल्कुल नियंत्रण था कि या तो हमको वाशिंगटन जाना है या हमको मॉस्को जाना है। लेकिन अब न तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, न पूंजीवाद सही अर्थों में है, न साम्यवाद सही अर्थों में है। अब इसका जो और एक बात और, दुनिया में जो नियंत्रण रहित जो दुनिया हुई है उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर यूरोप का कब्जा था तब तक तो यूरोप की सुन लेते थे लोग, लेकिन अब यूरोप का कब्जा जो है वो हट गया है। भारत भी हथियार बेचने लगा है, पाकिस्तान भी ड्रोन बनाने लगा है, चाइना भी एक हथियारों का बड़ा बाजार बन गया है, तो कोई किसी को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब दूसरी बात है कि इन तमाम जो चुनौतियां इस दुनिया में आ रही है उसके बावजूद जो अमेरिका है वो फिर भी फायदे में है। फायदे में इन द सेंस ये है कि कम से कम यूक्रेन युद्ध के बाद यह तो सुनिश्चित हो गया है कि रूस जो है वो यूरोप पर कब्जा, यूरोप में ज्यादा दौड़ नहीं सकता, और जो चीन है, चीन को भी अमेरिका ने बहुत ही शानदार तरीके से उलझाकर, रणनीतिक तौर पर उलझाकर एशिया तक सीमित करने का पूरा अपनी जिस रणनीति में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब में उनका शानदार स्वागत होता है, और वो सऊदी अरब से बात करते करते इशारों में यह भी कह देते हैं कि जो अब तेल का सौदा होगा युआन में होगा। मतलब जो रूस है, रूस को भी आपने यूरोप में रोक दिया और चीन को भी अमेरिका ने बहुत शानदार तरीके से रोक दिया है। अब दूसरी बात है, देखिए बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा है आपने। तो रूस मध्य पूर्व में चुनौती देता रहा था, अमेरिका को दे ही रहा था पिछले 5-6 दशकों से अमेरिका को। अब रूस बहुत बुरी तरीके से परेशान है यूक्रेन में, और जिस प्रकार से अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ के पेट्रियट मिसाइल देने की बात कह दी है यूक्रेन को, तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा। कादियान साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन इससे या तो रूस बर्बाद हो रहा है या यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, कुल मिलाकर बर्बाद सोवियत संघ हो रहा है। दूसरी बात है कि आपने अपने पड़ोस में कैसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं आप, रूस के जो लोग हैं युद्ध लड़ के, कि आने वाली कई जो पीढ़ियां हैं, यूक्रेन के जो लोग हैं वो इस युद्ध को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि कई परिवार उजड़ गए हैं। यह युद्ध जेलेंस्की की बेवकूफी से शुरू हुआ था, जो एक अति राष्ट्रवाद है वो सिर चढ़कर बोला, और जिसका वैदिक साहब ने भी जिक्र किया कि उन्होंने अति राष्ट्रवाद के चक्कर में, अपने आप को बनाने के चक्कर में या अपनी भाषा दिखाने के चक्कर में नेटो के पक्ष में गए, और ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन इसके बावजूद देखिए, यूक्रेन और रूस का जितना युद्ध चलेगा वो अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा और यूरोप के लिए फायदेमंद भी होगा। लेकिन इस युद्ध से दुनिया जो है, दुनिया बहुत दिलचस्प बंटवारे हो गए दुनिया में। जहां तक भारत की बात है, भारत का भी वैदिक साहब जिक्र कर रहे थे, तो बहुत ही विनम्रता के साथ मैं क्षमा मांगते एक बात कहूंगा हिमांशु जी आपसे, कि विचारधाराओं के आधार पर तो भारत भी अब विचारधाराओं में कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि पड़ोसी म्यांमार में जिस प्रकार से सैन्य शासन जो है तबाही मचा रहा है, वहां के लोगों को रोंद रहा है, और भारत चुप है। इसका मतलब विचारधाराओं के आधार पर अब हम दुनिया में कहीं खड़े नहीं है, पहले विचारधारा के आधार पर हम खड़े रहते थे। इसका कारण हमारी सामरिक वो भी हो सकता है, सुरक्षा भी हो सकता है। तो अब जो पश्चिम के देश जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि जो मध्य पूर्व है, मध्य पूर्व में रूस और चाइना यदि जाता भी है, तो अमेरिका और यूरोप इस बात को समझ गए हैं कि मध्य पूर्व में जो बर्बादी हो रही है, यदि उसमें भागीदार रूस और चाइना हो
तो फिर हो, क्योंकि बहुत सारा जो पैसा है वो अमेरिका को देना पड़ता था। अब दूसरी बात ये कि पश्चिम इसलिए भी फायदे में है इस सारे मसले पर, क्योंकि अंततः इस दुनिया की जो विकसित जो अर्थव्यवस्था कहे, विकसित राष्ट्र कहे, या सबसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यूरोप में रहते हैं। तो आने वाले समय में यदि इस्लामिक दुनिया जो है, क्योंकि देखिए चीन इन्वॉल्व होगा मध्य पूर्व में ज्यादा, तो ऐसा नहीं है कि चीन बहुत फायदे में रहेगा, क्योंकि जो बिगर मुसलमानों वाली जो उसकी दुखती रग है वो तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, और उससे यदि जितना इस्लामिक राष्ट्रों के पास चीन जाएगा तो उससे जो बिगर मुसलमान है वो ज्यादा खामोश नहीं रहेंगे, सिर चढ़ के बोलेंगे, क्योंकि जो तुर्क जैसे देश है खामोश बैठने वाले नहीं है। तो यह जो कुल मिलाकर ये दुनिया जहां पर चल रही है वहां पर विचारधाराएं जो है वो औंधे मुंह गिर गई है, संयुक्त राष्ट्र औंधे मुंह गिर गया है, और जो दुनिया है वो बहुध्रुवीय हो गई है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार अरुणा नहीं जी ने एक अलग ही आयाम दे दिया इस पूरी चर्चा को। अरुणा जी कह रहे हैं कि हम कहां बातचीत कर रहे हैं केवल दो देशों के युद्ध के संदर्भ में। इस युद्ध ने दुनिया की हकीकत को उजागर कर दिया है कि अब किसी के पास कोई विचार नहीं रहा है तो केवल अपना स्वार्थ रहा है। हर कोई केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति देख रहा है, जहां उसे लाभ दिख रहा है वो उसके साथ खड़ा होना चाहता है। पहले लोग सत्य और असत्य के बीच में अंतर करते हुए खड़े होते थे, अब सत्य और असत्य के संदर्भ में नहीं है, न्याय और अन्याय के संदर्भ में नहीं है, अब हर कोई मुनाफा देख रहा है। और हद यह है कि भारत जैसा देश भी इस मुनाफे की होड़ में शामिल हो गया है, जिसके संदर्भ में एक नैतिकता की उम्मीद अतीत में की जाती रही है। ब्रह्मदीप जी ने एक अलग दृष्टि देने की कोशिश की है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार राणा अली जायब भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है राणा जी। लेकिन आपसे बातचीत से पहले मुझे डॉक्टर प्रमोद पावा जी के पास जाना है। और प्रमोद पावा जी, आपके पास मेरे पास सवाल है। वो सवाल इस बात को लेकर है कि युद्ध की बुनियाद थी नाटो की सदस्यता, इस युद्ध की बुनियाद थी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता, जेलेंस्की की जिद थी कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिले, जुनून था यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिले। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके 2-3 महीने तक ऐसी कहानी भी चली, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख तो पहुंच भी गई थी यूक्रेन और फॉर्म दीजिए। हमें लगा कि बस 3-4 दिन के अंदर सदस्यता मिलने वाली है, पर अब तो ना जेलेंस्की बात करते हैं, ना नाटो बात करता है, ना यूरोपियन यूनियन बात करता है। सस्ता की कोई बात ही नहीं, केवल हथियार की और पैसे की बात हो रही है। ये इतनी समझौता पर स्थिति को लेकर कुछ कहेंगे पावा साहब? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी पावा साहब, बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए ऐसा है सर, जब भी हम यूक्रेन और रूस की बात करते हैं तो हम बहुत छोटे से परिप्रेक्ष्य में उसको देखकर, अपने हितों को या अपने विचारधारा के हिसाब से देखकर, और हम उसको वहीं क्लोजअप कर देते हैं, या अपने अपने जो भी ख्यालात है, जो हमारे तज्जिया है, हम उसको आगे करके अपनी अहम की संतुष्टि कर लेते हैं जी। लेकिन अगर हम इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें और थोड़े से बड़े कैनवस में देखें तो हमें एहसास होगा कि एक नई विश्व व्यवस्था के लिए एक ट्रायल चल रहा है जी। मैं तो यहाँ तक भी आरोप लगाने के लिए तैयार हूँ कि जेलेंस्की और पुतिन आपस में मिले हुए हैं और जानबूझकर वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसे आप और हम यूक्रेन युद्ध का नाम दे रहे हैं जी। आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखेंगे तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी। आज हम जितनी भी स्क्रीन पर सरकारें देखते हैं, नेता देखते हैं, इन सबके पीछे भी एक सरकार होती है, डीप स्टेट होता है जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चलाता है। कम से कम 80% व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और बैंकिंग किसी ऐसी शक्ति के हाथ में है जिसको जनता नहीं जानती। जी। वही शक्तियां कहीं ना कहीं युद्ध को भी आगे लाती हैं, राष्ट्रों को आगे लड़ाती हैं। उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनती है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बनता है, उसके बाद पेट्रो डॉलर बनता है। जब डॉलर आया था तो उसके सामने वो सोने के सामने रखा जाता था, लेकिन 71 में निक्सन ने एक ही झटके में उसके पीछे का सोना हटा दिया। आज उसके बाद आज हम उससे और आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो हम डिजिटल करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यूरोप को इन्वॉल्व किया गया है, इससे पहले अगर कोविड के नाम पर पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बंद कर दी गई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी रीजन रहा होगा कि यूरोप की करेंसी का करेक्शन होना जरूरी है जी। और अगर वो करेक्शन नहीं होता, अगर उनकी करेंसी के रेट कम नहीं होते या बैलेंस नहीं होते तो आने वाला समय एशिया में चीन और भारत जैसे
और पाकिस्तान जैसे देशों का होगा जहां मजदूर बनते हैं जी। और मजदूर पैदा होते हैं, मजदूर खड़े होते हैं। लेकिन यही प्रॉक्सीज, महाशक्तियों की प्रॉक्सीज आगे चलती जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध सिर्फ वहीं तक सीमित रहने वाला है और इसका हम तक कोई असर नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा होने वाली कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ, उसके बाद चीन ने हमारे तवांग में हमला किया, और कल ताइवान में बहुत बड़ा भूकंप आया। जी। अफ्रीका में अटलांटिक के आसपास जुबैटी में और बाकी जगहों पर चीन के अपने कब्जे हैं। सीरिया के अंदर रूस ने असद की सरकार को कायम रखा, वहां से अमेरिका को बाहर कर दिया। और फिर इन सब के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम और पैट्रियट देने की घोषणा कर दी है। तो क्या क्लस्टर बम और पैट्रियट रूस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, या रूस उसके सामने कोई इफेक्ट नहीं करेगा? दोमित्र मेदवेदेव ने तो कहा है कि ये इन्वॉल्वमेंट मैं आपकी पूरी बातचीत में उलझ गया हूं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने बातचीत की शुरुआत में ये कहा था, मैं तो ये आरोप लगाने के लिए तैयार हूं कि जेलेंस्की और पुतिन मिले हुए हैं और इस पूरी कवायद को कर रहे हैं। इसके बाद कहीं आप उलझ गए, थोड़ा स्पष्ट करिए ना। जेलेंस्की और पुतिन मिले हुए हैं किस बात के लिए? अपने अपने देश के सैनिकों को मरवाने के लिए, अपने अपने देश के संसाधन गंवाने के लिए, अपने अपने देश की तबाही कराने के लिए? किसके लिए मिले हुए हैं? मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। मेरा मानना यह है कि ये जितना भी युद्ध चल रहा है, ये धीरे धीरे विश्व को एक नई विश्व व्यवस्था में बदलने के लिए की कवायद चल रही है जी। और वो इसी युद्ध के आधार पर या इसी युद्ध के बहाने से आगे चलेगा। जो सिंगल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दो हिस्सों में पूरी दुनिया बट गई थी, जिसमें जितनी भी मार्शल कौम थी वो बांट दी गई थी। आज हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटा था, लेकिन जर्मन भी बटा था, वहां कौन से हिंदू मुस्लिम थे? कोरिया भी बटा था, वो येल्टर संधि से बटा था। ऐसे ही मल्टीपोलर विश्व बनाने के लिए एक कवायद शुरू हो रही है। तो प्रमोद बाबा जी बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण के साथ में उनका कहना है कि नई विश्व व्यवस्था कायम करने की प्रक्रिया चल रही है और उसके तहत ये युद्ध अपरिहार्य हो रखा है और उसमें दो महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर जेलेंस्की और पुतिन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बाबा साहब का बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। हम कभी विस्तार से उसे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे साथ में राणा अली जोहेब साहब हैं, उनके माध्यम से हम पाकिस्तान की सोच समझना चाहते हैं, विदेशी पत्रकारों की सोच समझना चाहते हैं। ये रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में क्या दृष्टि है राणा जी? ये दो देशों के बीच वर्चस्व की जंग है या इसके इतर एक सुपर पावर को खत्म करने के लिए बाकी देशों के द्वारा मिलजुल कर चलाया जा रहा अभियान है? एक। और दूसरा जानना चाहता हूं कि जेलेंस्की वक्त के साथ अपनी मांग को लेकर मौन क्यों हो गए? क्या ये अपने आप में यूक्रेन और जेलेंस्की की हार आप नहीं मानते हैं कि अब ना तो वो यूरोपियन यूनियन की सत्ता की मांग कर रहे हैं, कहीं ऐसी खबर नहीं आती, ना नाटो की सत्ता मांगते हैं तो क्या हथियार दे दो, पैसा दे दो, केवल इतनी, यहां तक आ गए। क्या कहते हैं राणा साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जिस पे बात कर रहे हैं हम। और मसला सबसे बड़ा जो हमारे नजदीक है ना, देखें जब ये मामला शुरू हुआ उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर मतलब कि अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन उनका टिल्ट कहीं ना कहीं पे रशिया की तरफ था जी। और उनका यही कहना, और लेकिन ऑफिशियली उनकी स्टेटमेंट यही थी कि हम किसी की तरफ भी बात नहीं करेंगे, ना हम रशिया को सपोर्ट करेंगे, ना हम यूक्रेन को करेंगे, और ना ही हम इन दोनों को आपस में ये कहेंगे जी आप कोई किरदार अदा करेंगे इनको कि आप जंगबंदी करें या कुछ इस तरह से मामला करें। डॉक्टर साहब, सबसे जो मेन चीज है ना डिस्कस करने वाली, वो ये है कि अब वो वक्त नहीं है वर्ल्ड वार 1 वाला, वर्ल्ड वार 2 वाला, कि जब आपके जो कंट्रीज हैं जो ब्लॉक्स बन जाते थे और ब्लॉक्स आपस में लड़ाइयां शुरू करते थे, वो ब्लॉक्स की लड़ाइयां होती थी। अब ये इस वक्त हालात इतने इस नहज पर पहुंच चुके हैं पूरी दुनिया के, बशमूल सुपर पावर्स, बशमूल अमेरिका, आप चाइना की भी बात कर लें। क्या वजह है कि आज चाइना किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनता? क्या वजह है कि अमेरिका बजाते खुद जंग में नहीं कूदता, बल्कि वो बाकी जो ममालिक हैं, किसी जैसे यूक्रेन को आज उसने कहा कि जी मैं आपको ये इतनी हथियार दे देता हूं, इतना ये कर देता हूं,
और भाई आप दरमियान में कूद के इन दोनों की आपस में सुलह क्यों नहीं करवा रहे? आप ये जंग क्यों बंद नहीं करवा रहे हैं, बजाय इसके कि आप हथियार बेचे? तो कहीं ना कहीं पे ये जो रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, इसका फायदा जो है वो यूरोप सारा उठा रहा है। ये जो इनके बाजार तो इनके साथ नहीं है, या अगर कहीं ना कहीं पे नजर भी आते हैं तो जितनी ये असला मंडी है, जिसमें इसराइल भी आ जाता है, जिसमें यूरोप भी आ जाता है, जिसमें अमेरिका भी आ जाता है, उनका ये फायदा है कि दो मुल्क आपस में लड़ते रहे, 6 माह लड़े, उनकी तरफ से साल लड़े। कोई भी मुल्क है उसके अपने रिजर्व में इतना असला तो नहीं होता कि वो इतने सालों साल अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखें। ये तीरों तलवारों वाली लड़ाई तो है नहीं है कि जो बंदे मर जाएंगे, बंदे खत्म हो जाएंगे तो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। ये असला खत्म तो आपका मुल्क खत्म, सब कुछ खत्म। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे जो जैसे कहते हैं ना कि जो दो पहलवान जो लड़ रहे हैं, तो बाहर जो तमाशबीन है उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने उन दोनों पे पैसा लगाया होता है, जुआ लगाया होता है। तो मेरे नजदीक, हमारे नजदीक ये जो दोनों मुल्कों की लड़ाई है, ये बेसिकली जो उनके बाकी ममालिक हैं, जो यूरोप है, अमेरिका है, ये उनके लिए जुआ है। ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी राणा अली जोहब साहब की है। बोले जो हम अचरज कर रहे हैं कि इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा, युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो तीसरी ताकतें हैं मौजूद इस पूरे परिदृश्य में, जिन्हें इस युद्ध को बनाए रखने में दिलचस्पी है, क्योंकि उनका मुनाफा, उनका फायदा युद्ध खत्म होने में नहीं बल्कि युद्ध चलते रहने में है, अलग अलग तरीकों से उसके बने रहने में। एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान निकल कर आया था कि अमेरिका ने अब पैट्रियट मिसाइल देने का भी ऐलान किया है यूक्रेन को। जिनको पैट्रियट मिसाइल की जानकारी नहीं है उन्हें जानकारी होनी चाहिए। 1991 के दौर में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था और अमेरिका मदद के लिए कूदने की उम्मीद की जा रही थी, उस समय पर इसे खाड़ी युद्ध को इस्लामिक युद्ध में तब्दील कराने की कोशिश कर रहे थे सद्दाम हुसैन। तो उसके तहत उन्होंने अपनी स्कड मिसाइलें दागी थी इजराइल के ऊपर, लेकिन वो हवा में ही मार दी गई थी। जिन मिसाइल ने उन्हें हवा में मार गिराया था उनका नाम था पैट्रियट मिसाइल, अचूक निशाना। अब वो मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं यूक्रेन को। जानना ये चाहता हूं कादियान साहब आपसे, पिछले कुछ समय से लगातार खबरों में आता है बस परमाणु हथियार का इस्तेमाल होने वाला है, मिसाइलें तैनात कर दी हैं। हमारे देश के आधे टीवी चैनल तो ये बताते ही रहते हैं कि बस बटन दबने ही वाला है। आपसे जानना चाहता हूं, ये हथियारों को जिस तरीके से लगातार बढ़ाया जा रहा है और इनकी क्षमताएं अब मास्को तक की रेंज पहुंच जाए यूक्रेन की, ऐसा दिखने लगा है, क्या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आमंत्रण तो नहीं हो जाएगा? हम युद्ध को उस दिशा में तो नहीं ले जा रहे हैं, दुनिया के तमाम मुल्क अपना फायदा कराने की गर्ज में? इस पे आपका तो कोई दृष्टिकोण? हिमांशु जी, इस लड़ाई का अगर हम देखते हैं, सबसे बड़ा फायदा अमेरिका का जी। एक तो आपने बताया जो हथियार उनके आर्सेनल में पड़े थे वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री चल रही है। दूसरा स्टेक उनका और बड़ा इसलिए है कि उनकी जिम्मेवारी डिफेंस की कई और देशों की है, वो सब देख रहे हैं जी। अगर अमेरिका यहाँ पीछे हट गया या हार गया, जैसे वियतनाम में, अफगानिस्तान में, और तो चाइना को बहुत बढ़ावा मिलेगा जी। चाइना समझेगा कि भाई यूक्रेन से भी जो दूर देश है अमेरिका, उनको कैसे बचाएगा जी। तो उस आशंका को दूर करने के लिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि रशिया की विकसित जी। दूसरा है कि जितना रशिया का ज्यादा नुकसान हो जी, जितने उसके वेपन ज्यादा लगे, वेपन इकोनॉमी, जितने सैंक्शन और बढ़े, तो जो पहले एक सुपर पावर थी उसके एक बार परमानेंटली दांत निकाल दिए जाए जी। तो ये युद्ध इसलिए अभी रही परमाणु की बात, इसका पहला जिक्र तो रशिया ने किया था जी। वो नेटो को दूर रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई यूक्रेन तक सीमित रहे। उन्होंने मिसाइल तो पहले भी, जर्मनी भी है उनके, पोलैंड में भी है जी। तो यूक्रेन में भेजने का मिसाइल का फायदा अमेरिका को कोई नहीं है, या किसी दूसरे देश को नहीं, ना इंग्लैंड को, ना फ्रांस जो कि न्यूक्लियर देश है। तो ना वो मिसाइल ऐसे हैं कि आप उसको 200 मीटर आगे भेज दोगे या 2 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर, तो उसकी कार्यकर्ता ज्यादा होगी, वो तो कहीं से भी फायर हो सकते हैं जी। लेकिन वो क्योंकि रशिया ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं न्यूक्लियर, अपने देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये समाचार उसको डेटा करने के लिए
दुनिया में कोई देश नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो। एक बार हो गए फिर किसी पर इनका काबू नहीं है, फिर तो सारी दुनिया इन्वॉल्व। और काजल साहब, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे करके हथियारों की मारक क्षमता बढ़ाई जा रही है? यूक्रेन को जो हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है पहले कम मारक क्षमता दी और तो जिस तरीके से हथियारों की क्वालिटी को बेहतर बनाकर उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या रूस के पास अपनी सुरक्षा के लिए अंतिम विकल्प तक नहीं पहुंच जाएगा कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए विवश हो जाए? इस खतरे को आप महसूस नहीं कर रहे बतौर सैन्य विशेषज्ञ? नहीं, अमेरिका तो चाहता है कि ये लड़ाई लंबी चले जी, ताकि रशिया को ज्यादा नुकसान हो जी, इसीलिए सबसे बड़ी जो मदद आई है 19.3 बिलियन डॉलर्स की जी, हथियारों की, वो अमेरिका से आई है। जी। बाकी तो छोटे छोटे मदद दे रहे। यूके ने 2.1 बिलियन पाउंड दिया है, जो कि 3 बिलियन $3.25 के डॉलर के अब उसकी इस बराबर समय है। जैसी हैसियत है, उसमें तो ये राशि भी बहुत बड़ी है कादियान साहब। नहीं तो वो तो क्योंकि अमेरिका चाहता है लड़ाई चले, जी, और अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया की अल्टीमेटली जीत हो। अगर वो हो गई तो चीन की भी जीत है। जी। तो चीन को यकीन हो जाएगा ना ये ताइवान को बचा पाएंगे, ना ये साउथ कोरिया को बचा पाएंगे, ना ये जापान को बचा पाएंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ संधि उनका भी भरोसा कम होगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया किसी तो भी कादियान साहब का आकलन पे अगर हम जाएं तो 2023 कोई उम्मीद जगाता नहीं दिख रहा। दुनिया के जो तीसरी आंख गड़ाए हुए इस युद्ध पर मुल्क हैं, उनकी मंशा केवल दर्शक के तौर पर नहीं बल्कि इस युद्ध को बनाए रखने के प्रेरक के तौर पर है। लेकिन जहां पर बात वेद प्रताप वैदिक जी ने पिछली बार छोड़ी थी और अरुण साहब ने उठाई थी, उसे लेके मैं एक बार वैदिक साहब से फिर बात करना चाहूंगा। वैदिक साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आवाज आ रही है। वैदिक साहब, आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस युद्ध के दौरान आर्थिक रूप से भारत ने भले ही फायदा उठा लिया, पर नैतिक रूप से हम काफी कमजोर हो गए? हमारे देश में तो नैतिक बल को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। नैतिक बल से आशय यह है सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके। नागरिक सुविधाओं पर हमले किए जा रहे हैं, हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। मोदी जी ने समरकंद में ये जरूर कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, युद्ध से बचना चाहिए, ये सदी युद्ध की नहीं है। पर कुल मिलाकर यह तो तय है कि एक संप्रभु राष्ट्र है यूक्रेन, और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन रूस के द्वारा किया जा रहा है। हम बोले नहीं, गलत किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? आपकी बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप अगर ये फर्क कर लें कि नैतिक होना एक बात है और राजनीतिक होना वही नहीं है दूसरी बात है, तो सारी बात समझ में आ जाएगी। जी, आप चाहते हैं कि राज शब्द को काट दिया जाए और इन नेताओं को नैतिक कहा जाए। मैं माफी चाहूंगा वैदिक साहब, थोड़ा सा रुकता हूं। आप तो बहुत अध्ययनशील व्यक्ति हैं, मेरी जितनी उम्र नहीं उससे कहीं अधिक आपका सार्वजनिक जीवन है। मैं तो इस देश का जो अतीत है, आज़ादी से पहले का जाने दीजिए, आज़ादी के बाद का जो अतीत है, उसमें भारत का जो रुख रहता था और आज का जो रुख है, इस अंतर के साथ अगर आप हमें समझा पाए तो शायद हमारे दर्शक बड़े लाभान्वित होंगे। नहीं, वो तो देखिए, आपकी बात तो हिमांशु जी बिल्कुल ठीक है कि भारत का जो रवैया है यूक्रेन युद्ध के मामले में वो शुद्ध नैतिकता का नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो शुद्ध राजनीतिकता का है। जी, राजनीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्र के हितों की रक्षा करना। जी, अगर हम यूक्रेन के सवाल पर रूस का घनघोर विरोध करते जी, तो हम फिर क्या जेलेंस्की की जो उग्रवादिता है, जेलेंस्की जिस तरह का काम रूस के खिलाफ करते रहे हैं, नाटो के साथ जो साठगांठ करते रहे हैं, क्या उसकी भी भर्त्सना करते? जी, हम दोनों की भर्त्सना करते तो हमारी मध्यस्थता की भूमिका नष्ट हो जाती। जी, लेकिन हमने दोनों की भर्त्सना नहीं की, हमारी मध्यस्थता की भूमिका अभी तक सुरक्षित है, जी, जिसका उपयोग प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। जी, मुझे प्रधानमंत्री से शिकायत है। जी, मैं उनकी तारीफ भी करता हूं कि संतुलित उन्होंने रवैया अपनाया है, लेकिन उस संतुलित रवैये की परिणति जो होनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं। जी, क्योंकि उसके लिए बड़ा आत्मविश्वास चाहिए, उसके लिए बड़ा अनुभव चाहिए, जी, उसके लिए बड़ी योग्यता की जरूरत है।
और हर आदमी में वो योग्यता, वो आत्मविश्वास, वो अनुभव नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों से अर्जित किया जा सकता है, वो करना चाहिए। और मोदी इस मामले में बहुत कुशल हैं और मुझे विश्वास है कि क्रिसमस के आते आते मोदी पहल करेंगे और ये बातचीत अगर वो अभी सुनेंगे या उनको कोई सुना देगा तो उनको प्रेरणा भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम वैदिक जी की बात को समझे तो भारत इस समय कृष्ण नीति का अनुसरण कर रहा है। राजनीतिक के सबसे बड़े सृष्टि में किसी को माना गया है तो वो कृष्ण को माना गया है। परिस्थितियों के अनुसार आचरण करो। तो भारत का जो आचरण है वो देश के हितों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, देश का नुकसान ना हो। अलूने साहब इत्तेफाक रखते हैं वैदिक जी की बात से या अभी भी असहमति के साथ हैं आप? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस दुनिया में दो परिवर्तन हुए हैं जी। एक तो जो चीन है, जो 2 दशक से वो अपने आप को आर्थिक महाशक्ति कह रहा था, तो पिछली दफा कांग्रेस की बैठक में जब शी जिनपिंग आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं पार्टी के राजनीतिक हितों के लिए और देश के राजनीतिक हितों के लिए काम करूंगा। मतलब जो अर्थ है वो शी जिनपिंग ने पीछे छोड़ दिया, पहली बात। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि देखिए, कहते ना कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन पंडित जी जानते हैं कि क्या सही तरीके से संचालित किया जा सकता है। तो सही मायने में दुनिया का जो पंडित है वो पश्चिम है। पश्चिम बेहतर तरीके से जानता है कि भारत के साथ, जैसे अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, और जब पक्की दोस्ती हो गई तो फिर अचानक क्या होता है कि पाकिस्तान को हथियार देने की घोषणा करके पाकिस्तान के दोस्त, मतलब पश्चिम बेहतर तरीके से अपनी राजनीति को संचालित करता है। तो अब जो अमेरिका और पश्चिम है वो अपने आर्थिक हितों को देख रहा है, और आर्थिक हितों को देखते हुए वो बढ़िया तरीके से उन्होंने दुनिया को युद्ध में उलझा दिया है, और जो चाइना जैसे जो देश है अब राजनीतिक हितों की ओर चले गए। अब दूसरी बात है, जहां तक भारत की बात है तो मेरा तो इस मामले में हिमांशु जी बहुत स्पष्ट सोचना है कि जो हमारी जो नीतियां होना चाहिए, सबसे पहले तो हम ये तय कर लें कि आर्थिक प्रतिबद्धताओं के नाम पर हम अपनी सामरिक या अपनी संप्रभुता को कहीं दांव पर तो नहीं लगा रहे हैं। और यदि हम अपनी संप्रभुता को दांव पर लगा रहे हैं, मेरा कहना इसलिए है कि एक तरफ चाइना से इतना बड़ा विवाद है और 30 से ज्यादा % तक चाइना से हमारे जो आर्थिक मतलब जो निर्यात है वो चाइना का यहाँ पर बढ़ जाता है। तो विचारधाराओं के आधार पर तो आपने बहुत, मैं आप इस मामले में आपकी बहुत तारीफ करूंगा कि आपने बहुत स्पष्ट कहा और साफ शब्दों में कहा है कि विचारधाराओं के नाम पर भारत बहुत कमजोर हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि जो पश्चिम है, जो मस्तिष्क है, उसके लिए भारत की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो जब चाहेंगे तब वो ईरान, अमेरिका और ईरान के परमाणु समझौता हो जाएगा, और जैसे परमाणु समझौता हुआ ईरान और अमेरिका दोस्त हो जाएंगे। वो जब चाहेंगे तब चाइना चले जाएंगे, शी जिनपिंग और बाइडेन की दोस्ती हो जाएगी। तो कुल मिलाकर भारत इस यहाँ पर नियंत्रण और संतुलन की जो राजनीति है उसका ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत कहीं कतई नजर नहीं आता। तो अरुण साहब को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अरुण साहब मेरी थोड़ी सी ना इत्तेफाकी है। ये ठीक है कि हमने रूस के यूक्रेन पर हमले के संदर्भ में कोई निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया, लेकिन जहां तक आपने संप्रभुता को लेकर अगर बात की है तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में यह साहस रहा कि वो समरकंद में व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर सार्वजनिक रूप से ये कह पाए कि ये युद्ध बंद होना चाहिए और युद्ध इस सदी के अंदर कोई समाधान नहीं दे सकता। इसके लिए साहस चाहिए। ये साहस भारत ने दिखाया है तो इसकी सराहना भी होनी चाहिए। बहरहाल हम अपनी बातचीत के अगर निष्कर्षों पर पहुंचे तो सीधी सी बात जो पूरे पैनल से चर्चा के अंदर निकल के आती है वो ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में द्विपक्षीय युद्ध चल ही नहीं रहा है। दरअसल ये युद्ध नाटो बनाम रूस में तब्दील हो चुका है। यूरोप और अमेरिका मिलकर यूक्रेन को मोहरा बना रूस के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस इस लड़ाई को अन्य देशों के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें घोषित तौर पर अभी उसे समर्थन ईरान से हथियारों के तौर पर मिलता हुआ दिखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें निकल कर आ रही है कि निकट भविष्य में इस युद्ध के खत्म होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही है कि जो लोग प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध लड़ रहे हैं उनके हाथ में युद्ध खत्म करना है ही नहीं, क्योंकि किसी और के हित इस युद्ध को बनाए रखने में है और उन्हें अपना नफा इस युद्ध के लंबे खिंचने में है। इसलिए भले ही विश्व शांति को लेकर हम कितनी भी बात करें, भले ही हम 20 करोड़ आबादी जो दुनिया की है भुखमरी के कगार पर इस युद्ध के चलते पहुंच गई हो, उसको लेकर शिकवे शिकायत करें, पर सच ये है कुछ लोगों के आर्थिक हितों की खातिर ये दो देश
मर मिटने की मुकाम पर पहुंच गए हैं। देखें इसका समाधान आने वाले समय में हमें किस रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर इस आह्वान के साथ है, क्या कहें हम इन हालात पर। तो एक शायर ने कहा, उसे आपके बीच में साझा करते हैं। शायर कहता है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बशीर बद्र ने यह बात कही थी, पर दरअसल ये युद्ध नफरत के चलते नहीं, लालच के चलते हैं। तो शायद शायर को अब अपना शेर बदलना चाहिए और 7 संदूकों में नफरतें नहीं बल्कि लालच को दफन करना चाहिए। क्या ये दफन हो पाएगा? सवाल है। इंसानी इतिहास हमें उम्मीद नहीं जगाता। इंसान और लालच एक दूसरे के पर्याय हो रखे हैं। देखें आने वाली पीढ़ियां इस चुनौती से किस तरीके से उभरेंगी। बहरहाल अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।